सीजेआई गवई एक बार फिर चर्चा में। आखिर लंदन में उन्होंने क्यों कहा कि मैं भारतीय नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूं, अछूत के रूप में नहीं। आखिर उन्हें ये बात कहनी ही थी तो भारत में कहते, किसी बड़े मंच पर कहते जहां राष्ट्रपति होते, प्रधानमंत्री होते और उन उन जैसे तमाम और बड़े उच्च कुलीन वर्ग के लोग होते कि मैं अछूत नहीं हूं, भारतीय नागरिक हूं। आखिर विदेश में कहने के क्या मायने हैं? आखिर उन्होंने लंदन को ही क्यों चुना? लंदन में क्यों कहा कि मैं भारतीय नागरिक हूं? तब जाति की व्यवस्था भारत में कूट-कूट कर भरी हुई है, हायरार्की भरी हुई है, कास्ट सिस्टम भरा हुआ है। इन सब से इतर जो है आरएसएस और मोहन भागवत कहते हैं जाति है नहीं, जाति को समाप्त करना है, आरक्षण को जैसी कोई चीज़ों को कि क्या भी ये देखना चाहिए कैसे होता है। आरक्षण पर भी कई तरह के सवाल उठते हैं जो जिन वर्गों को आरक्षण मिल गया है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए या उनसे छीन लेना चाहिए। तमाम विषयों पर आज चर्चा होने वाली है। इस एपिसोड में प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं, मुंबई आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। तो चीज़ों उनसे समझते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए, उनकी नज़र से ये क्या घटना है, कैसे इसको समझें? नमस्कार सर, मैं हूँ अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जी सर। धन्यवाद अमर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान दिलाया है। और ये गवई साहब जो स्पीच दे रहे थे वो लंदन की ग्रेज इन जो बहुत मशहूर है और बाबा साहब ने यहीं से अपनी वकालत की थी, आपने भी वहीं की और भारत के बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ से अपनी बैरिस्ट्री पास की। तो मौका ये था कि एक तो जब गवई साहब बोल रहे थे तो वो बता रहे थे कैसे उनके बचपन से उन्होंने अपने घर में परिवार में बाबा साहब के बारे में बातें सुनी। वो कहते हैं कि मैं बाबा साहब की मृत्यु के 4 साल बाद पैदा हुआ, मैंने 1960 में, और तब से लेकर मैंने बचपन में अपने घर में बाबा साहब ने जो दलितों के लिए किया वो पूरा सुना। और उससे उन्होंने जो महसूस किया कि भारत में अगर 100-150 साल पहले देखें तो जाति व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि कोई भी दलित जो पैदा होता था तो एक ग्रह के रूप में उसके साथ चलते थे कि ये तो भैया अछूत है। मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी और दूसरे जो सामान्य काम होते हैं उसकी अनुमति नहीं थी। ऐसा नहीं कि आज सब ठीक हो गया, उस पर भी हम बात करेंगे, पर आज कम से कम कानूनी रूप से सब दलित एक बराबर के हैं, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो इतनी मजबूत है, जन्म से ही ठप्पा लगा देती थी कि इस समाज में आपका ये स्थान है। तो गवई साहब का ये कहना एक काफी हमें जागरूक करना चाहिए कि कैसे यहाँ के दलितों ने सदियों तक महसूस किया कि समाज में उनकी परिस्थिति है तो उनको नीचे दर्जे पे रखा जाता है। और वो इसी बात को याद करा रहे थे क्योंकि जब अम्बेडकर जी का पूरा विकास हुआ तो शुरू में उनके अछूत होने की बात उनके साथ बहुत दिन तक चिपकी रही। यानी वो लंदन से अमेरिका से सब इतनी बड़ी पढ़ाइयाँ करके आए तो भी उनको वो एक बराबरी का दर्जा उस समय भी नहीं मिला। और आज गवई साहब ये कि अभी जब मैं बाबा साहब की प्रेरणा से और बाकी चीज़ों के कारण बैरिस्ट्री की मैंने और आज इस ऊंचे पद पर पहुंचा हूँ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, वो मेरे ख्याल से भारत के 3 पदों में एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये बता रहे थे कि भारत में भले ही पूरी जाति व्यवस्था नहीं गई पर एक बहुत बड़े पैमाने पर समाज का जो पिछड़ा तबका है वो भी ऊंचे पदों पे आ रहा है। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया द्रौपदी मुर्मू का, जो एक आदिवासी महिला है और आज राष्ट्रपति के पद पर भी विराजमान है। तो ये उनके कहने का एक तरफ से तो समाज को आईना दिखाना था कि संविधान के आने के एक तो संविधान आया है, पुरानी जाति व्यवस्था और जो समाज में प्रचलित थी वो आज नहीं है, उसका रूप बदल गया है। और फिर भी उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि जिस प्रकार से समानता होनी चाहिए वो अभी भी नहीं आई, क्योंकि अभी भी हम जैसे देखते हैं तो में नियमित रूप से खबरें आती रहती हैं कि किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से मना किया, किसी की मूछें काट दी, गाँव के कुएं पर पानी नहीं पीने दिया,
और दलित महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, लैंगिक अत्याचार, अत्याचार, वो संख्या में काफी ज्यादा है। ये बात मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ कि ये चीजें उन प्रदेशों में ज्यादा है जब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जो मूल रूप से एक वर्णवादी व्यवस्था में के एजेंडा हिंदू राष्ट्र में विश्वास रखती है। दूसरी बात आपने जो कही, भागवत और आरएसएस क्या कहते हैं। भागवत और आरएसएस ये बाबा साहब ने जैसे कहा जातियों का अंत होना चाहिए, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, तो आरएसएस ये बात नहीं कहता। आरएसएस क्या कहता है कि हमारी जाति व्यवस्था ने समाज में हमको एक स्थायित्व दिया, मजबूती दी, इसने हमारे समाज को जिंदा रखा। तो जातियों में समन्वय होना चाहिए, वो बात करते हैं समन्वय, वो बात नहीं करते जाति के अंत की। बाबा साहब भारतीय संविधान हमें दिशा दिखाता है कि जातियों का अंत होना चाहिए। आरएसएस कहता है कि जातियों के बीच में समन्वय होना चाहिए। तो ये दोनों बिल्कुल विरोधाभासी चीजें हैं। आरएसएस की जो स्टैंड है वो आरक्षण के बारे में हो, दूसरी चीजों के बारे में हो, वो इसी प्रकार से है कि भाई ये जातियां तो अलग अलग हैं, उनमें समन्वय कर दिया तो समाज में एकदम सद्भावना आ जाएगी। और जैसे मुझे भी लगता है कि बाबा साहब ने जो कहा जाति के उन्मूलन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो गवई साहब ने अपने एक ऊंचे पद पर रहकर, और वो भी लंदन की जो दुनिया में कानूनी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, उसमें ये बात कहकर हमको फिर से सचेत कर दिया है कि हम समाज में जाति व्यवस्था के उच्चाटन से उसको खत्म करने की दिशा में कितनी धीमी गति से जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं गवई साहब को एक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पद पर रहकर एक तो जिस प्रकार की वो गरिमामय तरीके से चीफ जस्टिस का रोल निभा रहे हैं और जिस प्रकार से उसने बयान दिया, वो काफी मेरे ख्याल से हमारे लिए एक संतोष का कारण होना चाहिए कि वो अपने पद पर रहकर, जैसे कई चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा कहा गया कि उन्होंने ऐसे फैसले दिए जो सरकार के पक्ष में थे, क्योंकि उनकी नजर थी कि वो रिटायर होने के बाद कोई और पद उनको मिल जाए। चीफ जस्टिस को ये लोग दे देते हैं, कभी गवर्नर का, कभी ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन का, कभी राज्यसभा का। तो उन्होंने कहा कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई पद भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का गरिमामय व्यक्तित्व जो गवई साहब का है, इसको तो सलाम करना पड़ेगा और ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि उन्होंने जो बात की, हम इस बात को आगे बढ़ाकर समाज को एक जाति विहीन समाज के रूप में आगे ले चले। जी सर, आपने अभी बाबा साहब के एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात की। बाबा साहब की राजनीति और या बाबा साहब का जो मिशन था, एक केंद्र बिंदु था, प्रस्थान बिंदु अगर माने तो उनका पूरा जीवन दर्शन का एक केंद्र माना जाए तो जाति का विनाश। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद जो है दलित राजनीति, खास करके दलित राजनीति की बात कर रहा हूँ, बीजेपी आरएसएस के एजेंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने एजेंडे पर जैसे तैसे हर प्रकार से लगे हुए हैं और अपने एजेंडे को पास कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे कंधा किसी का भी। मैं विशेषकर दलित राजनीति की बात कर रहा हूँ। दलित राजनीति जाति के विनाश से ज्यादा जातियों को मजबूत करके आगे बढ़ने की कोशिश की। उस दिशा में वो कितनी सफल हुई या कितनी वो विफल हो गई, धीरे धीरे अगर पॉलिटिकल एम्बेसी को छोड़ भी दिया है तो बाकी हर जगह जो है दलित सिमटते चले गए। बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक दलित राजनीति का सवाल है, बाबा साहब जिस ऊंचाई तक दलित राजनीति को ले गए और जो उनकी समझ थी व्यापक और गहरी, बाबा साहब के बाद इस लेवल का कोई दलित नेता नहीं। कई आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, पर बाबा साहब का जो धरातल था, जो उनका एक स्तर था, वो एक अलग था। अब कई दलित नेता तो ऐसे हैं जो दिखने के लिए तैयार रहते हैं, कहते हैं जो पार्टी पावर में आएगी हम उनके साथ जाएंगे, वो हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है तो हम उसके साथ जाएंगे। कई दलित नेता कहते हैं हम मोदी जी के हनुमान हैं। तो इन नेताओं ने दलित राजनीति को एक प्रकार से अपने पटरी से उतार दिया है। वैसे जिस प्रकार की पीड़ा दलितों में है, उस पीड़ा को समझ के अगर ये दलित राजनीति को आगे ले जाया गया तो काफी समाज में ज्यादा बेहतर परिवर्तन की उम्मीद है। पर सभी दलित राजनीति भी वैसे नहीं, कई दलित चिंतक, विचारक
बहुत अच्छी तरह से लेखन कर रहे हैं, बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। पर कई अवसरवादी नेता जिनको लालच है एमपी बनने का या मिनिस्टर बनने का, जल्दी से एमपी बनने का, तो वो ऐसी प्रकार की चीजें करते हैं। और यहाँ जो आज सबसे भूत वाली राजनीति है, जो भारतीय संविधान के उलट हिंदू राष्ट्र की स्थापना चाहती है, वो राजनीति इनका पूरा पूरा फायदा लेती है। कईयों को वो कोऑप्ट कर लेती है, अपने बीच में समाहित कर लेती है। और उस राजनीति का एक ही है कि वो समाज, दलित समाज के बीच में भी जाकर हिंदूकरण की एक प्रक्रिया करती है, हिंदूकरण यानी ब्राह्मणीकरण की एक प्रक्रिया करती है। उनके स्वयंसेवक प्रचारक इतनी बड़ी संख्या में हैं कि वो दलित समाज के बीच में जाकर उनको बताते हैं कि भाई हमारा वो ब्राह्मणवाद को छुपा देते हैं, मनुस्मृति का गौरव कर देते हैं और अपने असली दुश्मन के रूप में मुसलमानों को प्रस्तुत करते हैं। ये उनका रोज का काम है। और इसी बुलावे में कभी कई दलित भी आ जाते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से कई दलितों को आइकन बना के पेश किया है, सुहेल देव एक मैं उदाहरण दूं, कई उन्होंने जगह जगह किए कि दलितों को अपनी तरफ एक हिंदू के रूप में खींचना, मुसलमान विरोधी के रूप में अपने साथ जोड़ना, ये उनके एजेंडा का एक बहुत बड़ा भाग बन गया है। और उसी का प्रतिबिंब नेताओं में मिलता है। कई नेता तो खैर उनको जल्दी है राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने में। यहाँ भी आप कंट्रास्ट देखिए, बाबा साहब तो सिद्धांतों पे इतने मजबूत थे कि उन्होंने सिद्धांतों के लिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, किसी पद की लालसा नहीं रखी। जो भी उनको कैबिनेट में भी लिया गया था तो उसमें भी उन्होंने कुछ है, मैं मेरा काम, आप मुझे लेबर मिनिस्ट्री दे रहे हैं, वहां तो कुछ काम ही नहीं है, ऐसा उन्होंने शुरू में कहा। बाद में नेहरू ने उन्हें कहा भाई वहां भी बहुत काम है, क्योंकि ज्यादातर दलित तो मजदूर ही है, तो मजदूरों के बीच में भी उन्होंने लेबर मिनिस्टर के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण काम किया। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी बहुत काम किया। हिंदू कोड बिल में भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और जब उन्हें लगा कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही हिंदू कोड बिल के मामले में, जनता इतनी खिलाफ है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको इस्तीफा देने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा। जबकि आज की दलित नेतृत्व का मुख्य भाग हो गया है कि हम सत्ता पे कैसे आए। तो सत्ता का रास्ता हमेशा भटकाव की तरफ ले सकता है, आंदोलन का रास्ता बदलाव की तरफ ले जाता है, ऐसा मेरी मान्यता है। आंदोलन का रास्ता बदलाव की तरफ ले जाएगा। केवल आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, जो सैद्धांतिक रूप से आपके समाज के विरोध में है। तो आज जो आप बात कर रहे हैं तो उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जहाँ मैं देखता हूँ कि दलितों की राजनीति में एक बहुत बड़ा भटकाव आया। अब देखिए रोहित वेमुला का केस हुआ, थोड़े दिन उसकी बातचीत करी, बाद में आजकल ज्यादा नहीं हो रहा। कुछ कुछ नए नौजवान दलित नेता बहुत अच्छे से उभर रहे हैं, जैसे खासतौर से मैं जिग्नेश मेवानी का नाम लूंगा। ऐसे लोग जो सिद्धांतों के आड़े हैं, ऐसे काफी लोग हैं। वो दलित नेताओं को भी, नेतृत्व को भी एक रंग से रंगना ठीक नहीं है। उनमें भी अलग अलग प्रकार के रवैये हैं। कुछ कुछ बुद्धिजीवी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कुछ कुछ नेतृत्व भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर कुछ कुछ अवसरवादी भी हैं। और अवसरवादी जो हैं वो दलित समाज का भट्टा दिखा रहे हैं। सर यहाँ एक सवाल उठता है, बाबा साहब जैसा धैर्य और उच्च शिक्षा के बदौलत बाबा साहब ने डेलीगेशन गए, मेमोरेंडम लिखे, ज्ञापन दिए और बहुत सारे हक अधिकार दलित समुदाय के लिए अंग्रेजों से और कांग्रेस शासन से भी। क्या खास करके उनका राजनीतिक केंद्र जो था मुंबई रहा, मुंबई के आसपास के उनके कई सारे संस्थान बने, कई सारे इंस्टीट्यूशन बने, पत्र पत्रिकाएं निकली। क्या महाराष्ट्र और उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु महाराष्ट्र था? महाराष्ट्र को ही अगर हम केंद्र में मानकर चले तो क्या दलित वर्ग की, दलित समुदाय के बीच में उच्च शिक्षा और उस धैर्य के का वो आप वो देख रहे हैं, आदर्श देख रहे हैं कि जो कोई भी एक वकील जो आज शुरुआत कर रहा है वो सीजीआई तक पहुंचेगा, या केवल और केवल उनका दृष्टिकोण जो है राजनीति है, राजनीति सत्ता पाने की? देखिए मुझे लगता है कि ये चित्र एकदम काला और सफेद नहीं है। कई ऐसे समूह हैं जो दूरदृष्टि से काम कर रहे हैं और दलितों के मुद्दों को महत्वपूर्ण और गहराई के तरीके से उठा रहे हैं, पर कई कई उथले भी हैं। उस समय का भी थोड़ा बदलाव आया है। अभी ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जिस प्रकार से
नवयुवकों को पथ भ्रष्ट किया जा रहा है, गलत रास्ते पर ले जाया वो जाने की रास्ते खोल रहे हैं, वो एक बात है जिसके कारण भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक इसको मैं एक तरीके से भी देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि बम्बई में भी अभी भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं और कई इनमें से कईयों को अर्बन नक्सल के रूप में लेबल करके उनको उनको यातना, उनको पनिशमेंट भी दिए गए हैं। तो वो ये जो धारा है जो दलित आदिवासियों के मुद्दों को गहराई से लेती है, वो एक हमारे लिए बहुत महत्व का बिंदु रहना चाहिए और इसी में मुझे आगे की उम्मीद दिखती है। सर लौटते हैं फिर सीजेआई के सवाल पर। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय नागरिक हूं, अछूत नहीं हूं। आखिर भारत के परिप्रेक्ष्य में हिंदू कौन है? हिंदू तो वर्ण व्यवस्थाओं में बटे हुए समुदाय हैं। अगर हायरार्की वाइज भी देखा जाए तो 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को वो किस श्रेणी में मानते हैं? हिंदू की श्रेणी में केवल वो वोटर के रूप में है, या वास्तविक हिंदू है, या उनके हक अधिकार के लिए किसी ऊपर के 3 क्रम में क्या कहीं से कभी-कभी कोई आवाज उठती है? देखिए, इसमें जो हमारा हिंदू राइट है, यानी आरएसएस से जुड़ी हुई राजनीति, उसने एक बहुत चालाक खेल खेला है और यहाँ भी पहले भी तो यहाँ का ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद ने खुद को ही हिंदू धर्म के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जैसे मैं कहूँ कि हिंदू धर्म में तो बहुत बड़ी-बड़ी परंपराएं हैं, नाथ, तंत्र, सिद्धि, वैर, सिद्धांत, भक्ति, जो अपने आप में बहुत वैल्यूएबल, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद अपने आप सबसे डोमिनेटिंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में दिखता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि प्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो ब्राह्मणवादी मूल्यों को ही हिंदू धर्म के मूल्य माना जाता है। तो उसमें क्योंकि 100 साल की कोशिश चल रही है, तो अलग-अलग तरीके से इन्होंने खुद का वर्चस्व बनाए रखने के लिए पूरी कोशिशें की हैं और वो कोशिशों के मुकाबले में जैसे 1950-60 के बाद काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। इसीलिए जैसे आप कह रहे हैं हिंदू समाज के जो 4 वर्ण हैं, वो 4 वर्णों को छुपे तरीके से मजबूत किया जा रहा है। अगर आप देखिए, जैसे अभी धीरे-धीरे कई दलित नेता एक संकीर्ण सोच के माध्यम से केवल दलितों के एक गुट को लेकर अपने को उसका नेता स्थापित करने की कोशिश करेंगे। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि पूरे दलित समाज के हिसाब से हम जाएं, उनका उद्देश्य है कि उनकी राजनीति कैसे मजबूत हो। तो उसके लिए वो इस प्रकार का करते हैं, जिसमें पूरी सफलता उनको मिलेगी या नहीं वो तो समय बताएगा, पर ये हमारे लिए एक पीड़ा का विषय है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। ये था सीजेआई गवई विशेष। उन्होंने लंदन में बाबा साहब के संदर्भ में कहा था कि मैं भारतीय नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूँ, अछूत के रूप में नहीं। यही बात अगर पूरे समुदाय को अगर वो समझ ले, उसकी वो आत्मबोध अगर वो हो जाए कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, अछूत नहीं हूँ, तो उनके अपने आप में बहुत सारे अधिकार स्वतः ही मिल जाएँगे। जैसे ही वो ये समझ कर ये काम कर रहे हैं या इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम अछूत हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और अपने नागरिक बोध को वो कहीं छोड़ दे रहे हैं, पीछे छोड़ दे रहे हैं, तो उनके बहुत सारे हक अधिकार कम हो जा रहे हैं या दबा दिए जा रहे हैं। नागरिक के रूप में आप जो है बाबा साहब के प्रथम प्रेरणा शब्द शिक्षित बनो की ओर भी अगर समाज अग्रसर हो जा रहा है, तो उनके हक, अधिकार और तमाम चीज़ें जो वो हासिल करना चाहते हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक सत्ता भी, तो वो दिन दूर नहीं होगा, जब उनके हाथों में राजनीतिक सत्ता भी होगी, बगैर शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा के, आप किसी भी मुकाम पर नहीं पहुँच सकते हैं और सत्ता उन्हीं को हासिल हो पाती है जिनका बुर्जुआ वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है और वर्तमान सरकार की तमाम कोशिशें ऐसी हैं कि आपके बुर्जुआ वर्ग को खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, आपको शिक्षा से वंचित किया जाए, रोजगार से वंचित किया जाए। इन सब के बावजूद भी आंदोलन केवल और केवल शिक्षा की मुहिम पर अगर समाज करे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।
धन्यवाद अमर।